हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चली हुई है। ये सीरीज नंबर 16 है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है। ए ऑप्शन, बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पैसिव। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम होते हैं वहाँ ज्ञान की संरचना होती है, ज्ञान का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स और टीचर्स पैसिव नहीं होते, एक्टिव होते हैं। स्टूडेंट्स आर पैसिव एंड टीचर्स आर एक्टिव। छात्र क्रियाशील हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं। ठीक है। डी ऑप्शन, टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स आर पैसिव। तो ये भी गलत है। दोनों ही एक्टिव होते हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी, अध्यापक भी और छात्र भी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद गर्ल्स। ठीक है, गुड़िया और पिंक ड्रेस जो है वो लड़कियों से एसोसिएट है, वाइल कार्स एंड ब्लू ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद बॉयज। दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। लड़कियों की गुलाबी कपड़ों और गुड़िया से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है, यानी लड़कियां सिर्फ गुड़िया से खेलेंगी और लड़के कार से खेलेंगे। तो ये क्या शो करता है, ये रूढ़िवादिता को शो करता है। जो पुराने जमाने से सोच बनी आ रही है उसी को फॉलो करता है, यानी ये बायसनेस है, जेंडर बायसनेस है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही है, जेंडर स्टीरियोटाइप। यहाँ बायसनेस भी आ सकता था। ठीक है, यानी लड़के कार से खेलेंगे और लड़कियां गुड़ियों से खेलेंगी। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइवेट स्पीच इन वाइगोत्स्कीज थ्योरी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है। इज इंडक्टिव ऑफ चिल्ड्रंस ईगोसेंट्रिज्म। बच्चों की आत्म केंद्रियता का घोतक है। ईगोसेंट्रिज्म की बात प्याजे करते हैं, ईगोसेंट्रिज्म की बात प्याजे करते हैं। हिंडर्स चिल्ड्रंस एक्शंस एंड बिहेवियर्स। बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों को अवरोधक करता है, ये बाधा नहीं बनता है। प्राइवेट स्पीच बच्चों के एक्शंस को गाइड करता है, उनकी हेल्प करता है, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हेल्प चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर व्हाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। तो प्राइवेट स्पीच क्या होता है, बच्चा अकेले में बैठ के खुद से ही बातें करता रहता है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, अपने एक्शंस को गाइड करता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग बाय द टीचर। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पार्ट का उदाहरण नहीं है। पार्ट या ढांचा, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प देना बच्चे को। क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प देना बच्चे को। जहां बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वहां बच्चे को हेल्प करना। जब तक बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली उस काम को ना कर सके तब तक टेम्परेरी हेल्प देना, बच्चे को गाइडेंस देना। ठीक है, तो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए ऑप्शन, मॉडलिंग स्किल्स फॉर इमिटेशन। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, यानी बच्चा छोटा बच्चा है तो उसे हम डॉट डॉट करके दे देंगे, बच्चा खुद करेगा आगे। तो ये भी एक तरह से सहायता ही है। बी, रोट मेमोराइजेशन, रटना। तो रटना एक गलत मेथड है, रटने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए बच्चों को, ये नेगेटिव रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, इशारे और संकेत देना, तो ये भी हेल्प है। पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों संग साझा शिक्षण, यानी बच्चा जब फ्रेंड्स में पढ़ेगा तो छोटे हो चाहे बड़े हो, छोटे फ्रेंड्स हो चाहे बड़े फ्रेंड्स हो, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है क्योंकि नोट पूछा है। ये भी हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चंस में पूछा क्या है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज अ कंसेप्ट फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, यानी कौन सा कंसेप्ट ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, यानी इंफॉर्मेशन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी माइंड में स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। अगर देखो इस ऑप्शन से हम क्वेश्चन बना भी नहीं पा रहे हैं तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जीन पियाजे स्कीमा से रिलेटेड है, स्कीमा जो है वो जीन पियाजे की थ्योरी में आता है, तो बाकी 3 ऑप्शन तो वैसे भी कट गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बचा। अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अगर हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने आ जाए। ठीक है, वैसे स्कीमा क्या होता है, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर स्टोर्ड नॉलेज इन माइंड। स्टोर्ड नॉलेज इन माइंड, कुछ भी हमने देखा हमारे दिमाग में एक स्कीमा बन गया। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन माइंड क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। Jean Piaget's theory creation of new schema on account of inability to understand the environment with the existing schema is known as। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है, यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसे चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ मैन्युपुलेट कर रहे हैं और नए स्कीमा की रचना कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, यानी कुछ एकोमोडेट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही है, एकोमोडेशन, यानी पुराने में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ मैन्युपुलेट कर रहे हैं, तो ये एकोमोडेशन कहलाएगा। अगर पुराने में कुछ ऐड करते तो एसिमिलेशन कहलाता। एडेप्टेशन क्या होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन एडेप्टेशन के अंदर आ जाते हैं। एडेप्टेशन एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, 2 प्रोसेस है, एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इक्विलिब्रेशन के प्रोसेस है पियाजे की थ्योरी में। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वीडियो में जाके पढ़ लें, मैं प्लेलिस्ट में डाली हुई है मैंने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। Kohlberg's moral development theory stage 3 at level 2 conventional morality is referred to as। कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो 3 लेवल है कोलबर्ग की थ्योरी में। कोलबर्ग की थ्योरी को पहली बात तो क्या बोला जाता है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसके 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। तो स्टेज नंबर 3 पूछिए हमारी, स्टेज नंबर 3 हमारी गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, ये हमारी स्टेज 3 है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ये हमारी स्टेज 1 है, स्टेज 1 है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन हमारी स्टेज 4 के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आती है, स्टेज 4 के अंदर आ जाती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन ये हमारी स्टेज 5 के अंदर आ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही हुआ है, स्टेज 3 पूछी हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। डैश रिफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। मैच्योरेशन ये तो हेरिडिटी से रिलेटेड है। पैसिव सोशलाइजेशन होता है हमारी लाइब्रेरी, जहां हम पैसिवली बैठे रहते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है हमारा फैमिली क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन या फिर मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बचता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमारे स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, टेम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी द्वितीय सामाजिकरण हमारा कहाँ होता है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे स्कूल में। ठीक है, हमारे टीचर्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स हेरिडिटी। इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों का चयन, तो इसका तो जेनेटिक में कोई रोल नहीं है। अगर हम अपने फ्रेंड्स की चॉइस कर रहे हैं तो वो तो अपने एनवायरमेंट से करेंगे जहां हम रह रहे हैं। कलर ऑफ द आईज, आंखों का रंग, ये हेरिडिटी के अंदर डिटरमाइन है कि हमारी आंखों का जो रंग है वो हमारे पेरेंट्स से मिलता है हमें। ठीक है, एकेडमिक सक्सेस, ये हमारी मेहनत पे काम करता है। इंटरेस्ट इन स्टडीज, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवलपमेंट इज
डेवलपमेंट क्या है? ए ऑप्शन यूनिडायमेंशनल, एक आयामी। तो डेवलपमेंट यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल। यूनिडायरेक्शनल, एक दिशाई, यूनिडायरेक्शनल ही नहीं होता, कई दिशाओं में होता है डेवलपमेंट, जैसे सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल यानी हेड टू टो, प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। ऑप्शन नंबर सी मॉडिफिएबल, में बदलाव किया जा सकता है, ये बात ठीक है। हमारा जो डेवलपमेंट है वो जन्म से लेके कब्र तक चलता रहता है, यानी कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता रहता है। जो हम लर्निंग करते हैं हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता रहता है। डी ऑप्शन टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड, ऐसा नहीं है कि टोटली जेनेटिक पे ही बेस हो। डेवलपमेंट क्या होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, जितना रोल एनवायरनमेंट का उतना ही हेरिडिटी का, जितना हेरिडिटी का उतना ही एनवायरनमेंट का, दोनों का रिजल्ट मिला के होता है डेवलपमेंट। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको यहाँ से खूब लेक्चर्स मिलते रहेंगे, थ्योरीज मिलती रहेंगी, बीएड का भी कंटेंट मिलेगा और सीटेट का सारा कंटेंट इस चैनल से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और नोट्स भी मिलेंगे हैंड रिटन्स। ठीक है, थैंक यू।